नमस्कार दोस्तों, क्या सीमा हैदर का होगा नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट एक जोखिम भरा टेस्ट है जिसमें आरोपी की जान भी जा सकती है। ऐसे में सीमा हैदर पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या वह जासूस है, अगर वह जासूस निकल गई तो क्या होगा। बहुत सारे लोग यह मांग कर रहे हैं कि सीमा का नार्को टेस्ट होना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नार्को टेस्ट क्या होता है, क्या सीमा हैदर का नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि नार्को टेस्ट के जोखिम क्या हैं और नार्को टेस्ट कितना असरकारक है, किस प्रकार से यह टेस्ट किया जाता है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि सीमा हैदर का नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए या नहीं। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपराधियों से सच उगलवाने के लिए पुलिस व अन्य कानूनन प्रवर्तन एजेंसियों को तमाम हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, फिर चाहे बेहद कड़ी पूछताछ हो या फिर थर्ड डिग्री। लेकिन कई बार उनका वास्ता कुछ ऐसे सातिर अपराधियों से भी पड़ जाता है जो तमाम कोशिशों के बाद भी सच बताने को तैयार नहीं होते। ऐसे में कई बार पुलिस अदालत से इजाजत लेकर अपराधी का नार्को टेस्ट कराती है ताकि केस को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नार्को टेस्ट होता कैसे है? आइए हम आपको बताते हैं पुलिस के इस ब्रह्मास्त्र के बारे में जो बड़े बड़े अपराधियों की गुत्थी सुलझाने में काम आता है। नार्को परीक्षण या नार्को एनालिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को कुछ दवाएं दी जाती हैं जो व्यक्ति को आंशिक रूप से अचेत अवस्था में ले जाती है। इस तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से उन लोगों से छुपी हुई जानकारी को निकलवाने के लिए किया जाता है जो पुलिस जांच में नियमित पूछताछ के दौरान सहयोग करने के इच्छुक नहीं होते। जानकारों का मानना है कि जटिल मामलों को सुलझाने और महत्वपूर्ण सुरागों को उजागर करने के लिए नार्को एनालिसिस टेस्ट किया जाता है। किसी भी आरोपी का नार्को टेस्ट करने से पहले उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करना अनिवार्य होता है। इस टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें एक मशीन की मदद से यह देखा जाता है कि आरोपी सच बोल रहा है या झूठ। पिछले साल दिल्ली के श्रद्धा वालकर मर्डर केस का सच जानने के लिए पुलिस ने 1 दिसंबर 2022 को आफताब पूनेवाले का नार्को टेस्ट करवाया था। अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की हत्या करके 35 टुकड़े करने के आरोपी आफताब पूनावाला से जांच एजेंसियों को संतोषजनक जानकारी नहीं मिल पाई थी, जिसकी वजह से उसका नार्को टेस्ट करना पड़ा था। इस टेस्ट की वैधता पर हमेशा सवाल और विवाद तो उठते रहे हैं और न्यायालय कई बार इसको मान्य भी नहीं करते, यानी कि न्यायालय इसको मानने से इनकार भी कर देते हैं। नार्को टेस्ट डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट होता है, जिस कैटेगरी में पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी आते हैं। अपराध से जुड़ी सच्चाई को सर्च करने में नार्को टेस्ट काफी मदद कर सकता है। यह टेस्ट व्यक्ति को सम्मोहन यानी हिप्नोटिज्म की स्थिति में ले जाता है और व्यक्ति जानकारी देने से पहले सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहता। बता दें, न्यायालय में नार्को टेस्ट की रिपोर्ट मान्य नहीं होती है, लेकिन जांच एजेंसियां थर्ड डिग्री टॉर्चर के मानवीय विकल्प के रूप में इसके इस्तेमाल की अनुमति देती हैं। नार्को टेस्ट से पहले व्यक्ति का फिटनेस टेस्ट किया जाता है। नार्को टेस्ट की टीम में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, टेक्नीशियन और मेडिकल स्टाफ होता है। पहले आरोपी की नसों में इंजेक्शन से एनेस्थीसिया ड्रग यानी कि हिप्नोटिक्स ड्रग्स दिया जाता है। फिर व्यक्ति के हिप्नोटिक स्टेज पर पहुंचने के बाद उससे जरूरी सवाल किए जाते हैं। नार्को टेस्ट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा की डोज आरोपी व्यक्ति के वजन पर निर्भर करती है। इसकी डोज हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। मॉनिटरिंग डॉक्टर अवसर को देखते हुए डोज कम या ज्यादा कर सकते हैं। दवाएं व्यक्ति को हिप्नोटिक स्टेज में डाल देती हैं, जिसके कारण वह जानबूझकर कुछ बोल या छिपा नहीं सकता। ऐसे में आपको सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। हालांकि व्यक्ति लंबे जवाब देने की स्थिति में नहीं होता और वह छोटे छोटे हिस्सों में जानकारी देता है। 26/11 मुंबई हमलों में नार्को टेस्ट ने सच उजागर करने के मामले में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन आरुषि मर्डर केस में इस परीक्षण से कामयाबी नहीं मिली थी। अगर नार्को टेस्ट से मिली जानकारी सबूतों को जुटाने में मदद करती है तो यह मान लिया जाता है कि यह टेस्ट सफल है। हालांकि इस टेस्ट की सफलता का फैसला कोर्ट पर निर्भर करता है। नार्को टेस्ट के मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव भी हैं, जिससे चिड़चिड़ापन, चिंता जैसी मनोवैज्ञानिक दशाएं देखने को मिल सकती हैं। कुछ मामलों में नार्को टेस्ट के बाद लंबे समय तक एंजाइटी और कमजोर याददाश्त भी रिपोर्ट की जाती हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति पर नार्को टेस्ट में इस्तेमाल की हुई दवा का दुष्प्रभाव ना के बराबर होता है, लेकिन हिप्नोटिक्स ड्रग की हाई डोज के कारण रेस्पिरेटरी और हार्ट पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा गिर जाता है।
जिसके कारण सांस लेना मुश्किल हो सकता है और कोमा या मृत्यु जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। इसलिए नार्को टेस्ट से पहले व्यक्ति का फिटनेस टेस्ट किया जाता है। नार्को टेस्ट सिर्फ सरकार द्वारा प्रमाणित सरकारी संस्थाओं और विशेषज्ञों की देखरेख में ही किया जाता है, जिसके लिए न्यायालय की अनुमति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसलिए कोई भी सामान्य व्यक्ति या संस्था इस टेस्ट को नहीं करवा सकती। कई देशों में नार्को टेस्ट की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। कुछ देशों में विशिष्ट परिस्थितियों में नार्को टेस्ट की अनुमति दी जाती है, जबकि कुछ देशों में पूरी तरह से यह प्रतिबंधित है। जिन देशों में इसकी अनुमति है वहां इसके उचित उपयोग को सुनिश्चित करने, लोगों के अधिकारों की रक्षा करने, दुरुपयोगों को रोकने के लिए कड़े नियम होते हैं। हालांकि आलोचकों ने नार्को टेस्ट की विश्वसनीयता, वैधता और नैतिक निहितार्थों के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएं जताई हैं। उनका तर्क है कि जानकारी निकालने के लिए दवाओं का उपयोग एक व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है और नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन भी करता है। इसके अतिरिक्त नार्को एनालिसिस के माध्यम से जानकारी की सटीकता अत्यधिक विवादास्पद है, क्योंकि यह प्रतिक्रिया यादाश्त पर बहुत अधिक निर्भर है, जो बाहरी कारकों से प्रभावित हो सकती है। ऐसे में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या इस प्रकार का टेस्ट सीमा हैदर का होना चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।